गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज 13 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार है और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल पर इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट पीडीएफ भी अपलोड होती है। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं सिमिलर माइंड से कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। थॉट ऑफ द डे इज गो एज फार एज यू कैन सी, व्हेन यू गेट देयर यू विल बी एबल टू सी फर्दर। आज के मेन पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं। इंफोसिस रेज फाइनेंशियल ईयर 23 रेवेन्यू फोरकास्ट ऑन स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स। We want to become number 1 in SUV by financial year 24. Retail inflation eases to 1-year low. Indian banks will grow at up to 15%. Kamath, new rules to scan items with a history of custom evasion. India taps US to get preferential market access back. Fiscal deficit target likely at 5.8%. ICRA, festive cheers for factory output in November. Indian whiskey makers awaits reciprocal market access to Australia. Wakefit raises $40 million invest to crop leads round. Goat brand labs by Chumbak further other brands. 4 other brands. और आज के बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं। स्कीम टू सेटल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट्स ऑन कार्ड. IIP growth rebounds, inflation cools. India can be global south voice. PM. Coal Ministry sets March target to double inventory. India-US create new working group on resilient trade, focused on new ages issues. OMCs to give green hydrogen plant soon, says Minister. Bank seeks exemption on sovereign green bonds. और आज के डिटेल न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, जहां पर 6 न्यूज़ आर्टिकल मिंट के हैं और रिमेनिंग जो हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 1 ईयर लो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने इन्फ्लेशन को लेकर के CPI इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश किया है दिसंबर मंथ का, और दिसंबर मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपने पिछले 1 सालों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। तो इसका मतलब रिटेल इन्फ्लेशन कूल हुई है, थोड़ा सा ईज आउट हुई है, मॉडरेशन देखने को मिला है। और जो RBI की टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन की, अपर टॉलरेंस लिमिट दैट इज 6%, उसके अंदर ही रही है इन द सेकेंड स्ट्रेट कॉन्सिक्यूटिव मंथ। और इसका रीज़न क्या रहा? इसका रीज़न रहा जो लोअर वेजिटेबल प्राइसेस है उसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमें फॉल देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 5.72% CPI रहा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये नवंबर में कितना था? नवंबर में अप्रॉक्सीमेटली 5.8% था। तो 5 नवंबर के मंथ से भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। इसके अलावा जो RBI की टॉलरेंस लिमिट है 6, उसके अंदर भी ये इन्फ्लेशन है एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा। और इससे पहले मिंट ने एक पोल पब्लिश किया था जहाँ पर 20 इकोनॉमिस्ट से प्रोजेक्शन करने को बोला गया था कि इंडिया में आगे आने वाले टाइम में कितनी इन्फ्लेशन रहेगी। तो जो उस मिंट पोल में 20 इकोनॉमिस्ट ने अप्रॉक्सीमेटली 5.9% की इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट करी थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मिंट के पोल में ही ऐसा देखने को मिला, इससे पहले RBI के भी प्रोजेक्शन आए थे जहाँ पर RBI ने भी ये प्रोजेक्ट किया था कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में, आगे आने वाले मंथ में जो CPI इन्फ्लेशन है, जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी कूल डाउन हो सकती है। और इस इन्फ्लेशन के कम होने के बाद जो ओवरऑल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है CPI में, इसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बोले MPC जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को थोड़ा सा पॉज कर सकती है, क्योंकि जो अपर लिमिट है उसके अंदर ही CPI की इन्फ्लेशन है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो कोर इन्फ्लेशन अभी भी RBI की टॉलरेंस लिमिट से ऊपर है। 6.1% कोर इन्फ्लेशन रही इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? कोर इन्फ्लेशन में वो सारे आइटम्स होते हैं, बस कुछ आइटम एक्सक्लूड कर देते हैं। कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड करते हैं? एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल। फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग आइटम्स बचते हैं बास्केट में, उसकी जो ओवरऑल प्राइस चेंज होता है उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं।
फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हो कि बहुत वोलाटाइल होते हैं, तो एक स्टेबल इन्फ्लेशन को जानने के लिए कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करिए थे। तो कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी 6 के ऊपर है, 6.1% है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और अगर प्रोजेक्शंस की बात करी जाए तो जनवरी में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो CPI है वो इंक्रीज हो सकती है। क्यों इंक्रीज हो सकती है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो फेवरेबल बेस इफेक्ट है वो वेन्स आउट हो जाएगा। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो हमें इन्फ्लेशन कम होती हुई दिख रही है, इसका रीज़न ये है कि पिछले साल जो था वो लोअर बेस था, लोअर इन्फ्लेशन थी, जिसकी वजह से लोअर बेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें जो इन्फ्लेशन है वो 6% के नीचे दिख रही है। तो जनवरी में हो सकता है ये जो फेवरेबल बेस इफेक्ट है ये वेन्स आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। Although this is cooling down effect, CPI-based inflation eases to 5.72% in the month of December from 5.8% in the month of November. So we can just have the glimpse of the fluctuations in CPI inflation. 7.59 थी जनवरी 2020 में, जो कि कई बार फ्लक्चुएट हुई और फाइनली इट गेट स्टेबलाइज अप्रॉक्सीमेटली एट 5.72% इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है मिंट के। न्यू रूल्स टू स्कैन आइटम्स विद द हिस्ट्री ऑफ कस्टम इवेजन। तो ऐसे इम्पोर्टर्स जिनकी हिस्ट्री में कभी भी कस्टम ड्यूटी इवेजन के इवेंट्स हों, जिन्होंने कभी भी हिस्ट्री में कस्टम ड्यूटी इवेजन किया है इवन एट अ सिंगल टाइम, इस तरह के जो इम्पोर्टर्स हैं या इस तरह के इम्पोर्टर्स ऑफ आइटम्स हैं, दे आर अंडर हाई स्क्रूटनी एंड ग्रेट डिस्क्लोजर नॉर्म्स। तो एक न्यू ऑफिशियल फ्रेमवर्क वेडनेसडे को इशू किया गया है और इस न्यू नॉर्म और न्यू गाइडलाइंस और न्यू फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया गया, उनको ज़्यादा पावर दी गई है। किस लिए? फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो एडिशनल डिस्क्लोजर और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट की पावर दी गई है अथॉरिटीज़ को, कस्टम अथॉरिटीज़ को। किसके लिए? ऐसे इम्पोर्टर्स के लिए जो कि इस तरह के गुड्स या इस तरह के आइटम्स इंपोर्ट्स करते हैं जहां पर अथॉरिटीज़ को ये सस्पेक्ट रहता है कि उन आइटम्स का अंडर वैल्यूएशन किया जा रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो इम्पैक्ट कर रहा है। कि डेफिनेटली अगर आइटम्स को अंडर वैल्यू किया जा रहा है, उनके वैल्यूएशन से कम उनकी वैल्यू लगाई जा रही है, तो डेफिनेटली उन पर जो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और जो अदर टैरिफ लगते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसे टैरिफ जो वैल्यू पर लगाए जाते हैं और उससे क्या होता है? गवर्नमेंट का रिवेन्यू लॉस होता है। तो बेसिकली ये इवेजन प्रैक्टिस है, अनएथिकल इलीगल इवेजन प्रैक्टिस है, कस्टम इवेजन प्रैक्टिस। तो ऐसे इंपोर्टर जो इस तरह के आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं उन पर अब ज़्यादा स्क्रूटिनी करी जाएगी, उनसे एडिशनल डिस्क्लोजर लिए जाएंगे। तो और इसी को लेकर के वेडनेसडे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC ने डायरेक्टिव इशू किए हैं और इसको प्रोसेस में लाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए इस फ्रेमवर्क को 2 कमेटी भी सेटअप करी जाएंगी। पहली कमेटी होगी स्क्रीनिंग कमेटी और दूसरी कमेटी होगी इवैल्यूएशन पैनल। तो स्क्रीनिंग कमेटी में कई सारे टॉप ऑफिशियल्स होंगे जो कि रिवेन्यू, इंटेलिजेंस, वैल्यूएशन, एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। इवैल्यूएशन पैनल में जो ऑफिशियल्स होंगे दे विल इन्वेस्टिगेट द केसेस आफ्टर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डन बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। तो स्क्रीनिंग कमेटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेगी, इसके बाद अगर केस आगे बढ़ता है तो उसको एग्जामिन करेगी इवैल्यूएशन पैनल। तो ऐसे जितने भी केसेस रहे हैं, इंपोर्टर्स रहे हैं, ऐसे इंपोर्टर्स जो इस तरह के आइटम्स इंपोर्ट करते हैं जहां पर अंडर वैल्यूएशन ज़्यादा किया जाता है, अब उन सबको ज़्यादा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, कई सारे सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो डिस्क्लोजर में टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कई सारे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, कंसाइनमेंट का कितना वैल्यूएशन है, एडिशनल चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियल अगर उनको लगता है कि जो भी कंसाइनमेंट है वो अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ऐसे आइटम्स जो कि जिन पर वैल्यूएशन के बेस पर, जिन पर वैल्यू के बेस पर जिन पर टैरिफ लगता है और इंटेंशनली उसका वैल्यू डिक्रीज कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैरिफ, जिससे कि इवेंचुअली गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस होता है। तो ये रिवेन्यू लीकेज रोकने के लिए इन केस ऑफ कस्टम इवेजन गवर्नमेंट जो CBIC है उसने ये नया फ्रेमवर्क लाया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिन पेपर। फिस्कल डेफिसिट टारगेट लाइकली एट 5.8% ICRA।
ICRA ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर इंडिया को लेकर के उसने कई सारे प्रोजेक्शन किए हैं। ICRA इज़ अ रेटिंग एजेंसी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट्स जो हैं, वो इस अपकमिंग बजट में यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट में हायर मार्केट बोरोइंग कर सकती हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 24 में गवर्नमेंट जो है वो हायर मार्केट बोरोइंग कर सकती है। हालांकि यूनियन बजट में जो फिस्कल डेफिसिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.8% ऑफ GDP रखा जाएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्सीमेटली 6.4% था। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6.4% से रिड्यूस करके 5.8% तक सेंट्रल गवर्नमेंट रख सकती है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी। ICRA रेटिंग ने एंटिसिपेट किया है कि हायर रिडम्पशंस की वजह से जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग होगी सेंटर और स्टेट्स की वो अप्रॉक्सीमेटली 14.8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी सेंटर के लिए और 24.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि इस साल अप्रॉक्सीमेटली 14.1 और 22.1 ट्रिलियन रही है। तो 14.1 से इंक्रीज होकर के 14.8, 22.1 से इंक्रीज करके 24.4 तक बोरोइंग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की इंक्रीज करेगी इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर 24। तो इस बार बजट के लिए डुअल चैलेंजेस हैं। कैसे? जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से बजट 2024 में गवर्नमेंट को एक सस्टेन डोमेस्टिक डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी, डोमेस्टिक ग्रोथ मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे। जब तक एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, मार्केट में मनी नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो पहला तो चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को फिस्कल कंसोलिडेशन भी प्रैक्टिस करना है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करने, फिस्कल डेफिसिट को भी मेंटेन करना है गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास डुअल चैलेंजेस हैं, मार्केट बोरोइंग को भी लिमिट करने का और इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट को भी रिड्यूस करने का। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 से लेकर के 9 ट्रिलियन तक हो सकता है और फिस्कल डेफिसिट लोअर साइड में रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 5.8% ऑफ GDP। और कैसे ये गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट लोअर करेगी? अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करी है तो आपने उस न्यूज़ को भी कवर किया होगा जहाँ पर हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी में कट कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो सब्सिडी पे गवर्नमेंट टारगेट्स कर सकती है इन ऑर्डर टू लोअर द फिस्कल डेफिसिट। अब देख लेते हैं मिंट पेपर के कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। इंडियन बैंक्स विल ग्रो एट अप टू 15%। कामत, तो जो वेटरन बैंकर्स हैं मिस्टर KV कामत, उन्होंने थर्सडे को इंडियन बैंकिंग के बारे में प्रोजेक्शन किया है और उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी इनटू दिस ईयर। भले ही चाहे वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल रिसेशन की वार्निंग दी हो इस ईयर के लिए, लेकिन इस ईयर डेफिनेटली स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कैलेंडर ईयर। तो इस कैलेंडर ईयर में जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो 10 से 15% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी अकॉर्डिंग टू मिस्टर KV कामत। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामत, दिस टाइम इंडियन banking industry will be bullish on the prospect of predominant fast growing digitalization of the financial services। तो मिस्टर कामत के अकॉर्डिंग कैपिटल बेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा बैंक्स के, इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ बुक्स है वो भी इम्प्रूव होगी और जिसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन विस्की मेकर्स अवेट्स रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो हमने डिस्कस भी किया है विस्की इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो FTA गवर्नमेंट साइन कर रही है यूरोपियन यूनियन से और ऑस्ट्रेलिया से, उसमें विस्की जो मेकर्स हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि इंडिया में फ़िलहाल के लिए अभी तक जो विस्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो प्रोटेक्टेड था, डोमेस्टिक
मार्केट जो थी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो प्रोटेक्टेड थे। अब एफटीए के बाद प्रॉबेबली ईयू और ऑस्ट्रेलिया से कई सारे जो विस्की मेकर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं दे विल एंटर इनटू इंडियन विस्की मार्केट, जहां पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज की सिचुएशन हो सकती है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो ये न्यूज़ भी हमने कवर करी थी। तो उसी के एक्सटेंशन में ये न्यूज़ है बेसिकली, जहाँ पर days after Australia gained lower duty access for its high-end wines under the India-Australia interim trade deal, now India's alcohol beverage makers are waiting for the reciprocal access for their market in Australia. तो जो interim deal साइन हुई है बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उसके तहत ऑस्ट्रेलिया के जो वाइन मेकर्स हैं उनको लोअर ड्यूटी एक्सेस मिला है इंडियन मार्केट में। तो अब वो इंडियन मार्केट में अपनी जो वाइन्स हैं वो सेल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के जो वाइन मेकर्स हैं फिलहाल के लिए उनको अभी ऐसा कोई अप्रूवल नहीं मिला है कि वो ऑस्ट्रेलिया में उनको कोई लोअर ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड किया जाए फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वाइन्स। और इसके लिए जो इंडियन बेवरेज मेकर्स हैं, अल्कोहल बेवरेज मेकर्स हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द रेसिप्रोकल एक्सेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। हालांकि दोनों ही साइड के जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने वर्किंग ग्रुप सेट किया है, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेट किया है, और वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो पिछले कुछ मंथ से काम कर रहा है और आगे आने वाले मंथ में भी काम करेगा इन ऑर्डर टू आयरन आउट द डिफरेंसेस ओवर द मार्केट एक्सेस। और बेसिक जो इशू है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये अल्कोहल परमिशंस को लेकर के, इसमें बेसिकली मैचुरेशन रूल्स को लेकर के थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जो इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज मैचुरेशन रूल, वेयर ऑस्ट्रेलिया कस्टम लॉज ओनली allows those whiskeys and spirits that have been matured for at least 2 years, जबकि इंडिया के साइड से यही आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि जो 2 साल का मैचुरेशन रूल है इसको हटा दिया जाए, इस कंडीशन को हटा दिया जाए, बिकॉज इंडियन विस्की मैच्योर्स फास्टर देन ऑस्ट्रेलियाज विस्की ड्यू टू द टेम्परेचर कंडीशन। क्योंकि इंडियन विस्की मेकर्स का कहना है कि हम जो हमारी विस्की अगर हम उसको 2 साल तक मैचुरेशन की प्रोसेस में डालेंगे तो डेफिनेटली 10% लॉस हमें होगा ड्यू टू इवेपोरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो वार्मर टेम्परेचर है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। तो जो 2 साल का क्लॉज है इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन विस्की मैच्योर्स फास्टर देन द ऑस्ट्रेलियन विस्की। सो लेट अस सी कैसे ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में जो विस्की मेकर्स हैं उनको कोई भी प्रेफरेंशियल एक्सेस या लोअर ड्यूटी एक्सेस ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया taps US to get preferential market access back. तो India is seeking for restoration of the preferential access to US market that was revoked in 2019. 2019 में ये रिवोक कर जाएगा। तो और ये न्यूज़ भी हमने कवर करी थी जब ये इशू स्टार्ट हुआ था उस समय, कि इंडिया में कई सारे अप्रॉक्सीमेटली 2000 आइटम्स थे जिनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता था। पहले आइटम्स कुछ रिमूव किया, लेटर ऑन वो प्रेफरेंशियल जो एक्सेस का टैग था वो भी रिमूव कर दिया गया इंडिया से। और उसके पीछे आर्गुमेंट ये दिया गया था कि जो प्रेफरेंशियल एक्सेस का जो ये क्लॉज है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है और इंडिया जो है वो अब डेवलप हो चुका है। US ने ये आर्गुमेंट दिया था जब ये प्रेफरेंशियल एक्सेस का टैग रिमूव किया गया था उस समय, कि इंडिया कई सालों से जो है वो डेवलपिंग का ही टैग लिए हुए इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज प्रेफरेंशियल एक्सेस। और इसी के बेसिस पर इसको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP के स्टेटस से इंडिया को रिमूव कर दिया गया था। GSP का स्टेटस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। और अगर हम देखें उस समय 2017 में जब इंडिया के पास ये स्टेटस था, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस GSP स्टेटस। अप्रॉक्सीमेटली $5.7 बिलियन के वर्थ का जो इंपोर्ट था इंडिया का वो US में फ्रीली एक्सेस अवेलेबल था, वो US में विदाउट एनी ड्यूटी अवेलेबल था। और 2000 अप्रॉक्सीमेटली आइटम्स थे जिनको ये एक्सेस मिल रहा हुआ था। इसमें ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल मटेरियल्स और बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे। हालांकि इंडिया से 2019 में ये टैग ले लिया था USA ने ऑन द ग्राउंड कि इंडिया इज़ डेवलप्ड कंट्री और इंडिया को अब इस GSP स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। GSP स्टेटस वाज एक्चुअली इनिशिएटेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, बैंक सीक्स एग्जम्पशन ऑन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स।
जो इंडिया के कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है फॉर व्हाट टू एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम द मेंटेनिंग सीआरआर और एसएलआर और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड टू बी फ्लोटेड इन जनवरी एंड फरवरी। तो जनवरी एंड फरवरी में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आने वाले हैं, उसको लेकर के जो इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैं, इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें सीआरआर, एसएलआर और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। फॉर व्हाट? फॉर सब्सक्राइबिंग द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू बी फ्लोटेड इन द अपकमिंग मंथ्स ऑफ दिस ईयर। सो बेसिकली ऐसा एग्जम्पशन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स पर अवेलेबल है अभी के लिए। अभी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड पे ऐसा कोई भी एग्जम्पशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं अलाउ किया। और अगर ऑक्शन की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट में अनाउंस किया था कि आरबीआई जो है वो ऑक्शन करेगा अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, जनवरी 25 और फरवरी 9। तो इन्हीं ग्रीन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए 16,000 के जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, इनको खरीदने के लिए बैंक्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि अगर हम इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो आप हमें सीआरआर, एसएलआर और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्जम्पशन देंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जम्पशंस ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में अवेलेबल हैं कमर्शियल बैंक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई दे आर आस्किंग फॉर एग्जम्पशन और इससे क्या होगा। तो बेसिकली बैंक का जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे पास एक सफिशिएंट कैपिटल है, लेकिन कोई अनलिमिटेड कैपिटल है नहीं, और अगर हम कैपिटल जो है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करना चाहेंगे, तो क्योंकि हमें अपने ऑपरेशंस भी चलाने, और इस समय क्रेडिट डिमांड जिस तरीके से हाई है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो एट द सेम टाइम हम ग्रीन बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करें, हम सीआरआर भी मेंटेन करें, हम एसएलआर भी मेंटेन करें, हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी करें और हम क्रेडिट डिमांड भी फुलफिल करें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आरबीआई ये चाहती है कि जो बैंक्स हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स खरीदें, ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, तो आरबीआई को हमें सीआरआर, एसएलआर और जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा एग्जम्पशन देना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आरबीआई पहले ऐसा कर चुकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बैंक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स खरीदें, तो उसने पहले एसएलआर, सीआरआर में एग्जम्पशन दिया था। वही सेम एग्जम्पशन जो है बैंक्स वो ग्रीन बॉन्ड के केस में भी डिमांड कर रहे हैं। द रिक्वेस्ट फॉर सच एग्जम्पशन वाज अ पार्ट of the suggestions by debt market participants, simple to facilitate the firm demand for sovereign green bonds। तो अगर sovereign green bonds की डिमांड चाहती है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन सारे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इनमें थोड़ा सा एग्जम्पशन देना पड़ेगा। देन ओनली देयर विल बी द सस्टेनेबल एपेटाइट फॉर दीज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अमंग द इन्वेस्टर्स एज वेल एज द बैंक्स। तो एज ऑफ नाउ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स हैं उनमें सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और दिस इज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू फ्लोट इनटू जनवरी एंड फरवरी मंथ। सो लेट अस सी कि कब इसको डेब्यूट होता है और क्या आरबीआई एग्जम्पशन देती है बैंक्स को ऑन सीआरआर, एसएलआर और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और नॉट। सो ये फर्स्ट एवर सेल होगी ग्रीन बॉन्ड की जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी फाइनेंशियल ईयर 23 बजट में, और डेफिनेटली इसके थ्रू गवर्नमेंट जो भी फंड रेज करेगी ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पर जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो 2 ट्रांचेस में आरबीआई ऑक्शन करेगी। बैंक्स आर आस्किंग फॉर SLR, CRR और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्जेम्पशन। सो लेट अस सी कि क्या ऐसा होता है या नहीं, कि आरबीआई ये डिमांड एक्सेप्ट करती है या नहीं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। OMCs टू गिव ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सून सेज मिनिस्टर्स। OMCs स्टैंड फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में OMC बोलते हैं। तो OMC जो हैं, जितनी भी OMCs इंडिया में हैं, उनको अब एक रोड मैप सबमिट करना है। किस लिए रोड मैप सबमिट करना है? कि वो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को अडॉप्ट करेंगी। तो 15 दिन का उन्हें अप्रॉक्सीमेटली टाइम दिया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ने, और इस 15 दिन के अंदर जितनी भी OMCs हैं उन्हें अब ग्रीन हाइड्रोजन के अडॉप्शन के लिए अपना रोड मैप, अपना प्लान, अपना फ्रेमवर्क सबमिट करना है मिनिस्ट्री को। हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स प्रमोट करना चाहती है। तो इसके लिए जितनी भी OMCs हैं उनको डायरेक्शंस दे दिए गए हैं
कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उनका रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से वो ग्रीन हाइड्रोजन को अडॉप्ट करेंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 19,744 करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है, कैबिनेट ने किया है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च करी है, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन मिले। जो की डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइजर, वो भी उनका भी मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो। गवर्नमेंट की इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के वो अदर कंट्रीज पर ना हो। तो सोलर और विंड जैसे एनर्जी की तरह गवर्नमेंट जो है वो हाइड्रोजन को भी ग्रीन फॉर्म में प्रमोट करना चाह रही है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। आईआईपी ग्रोथ रिबाउंड्स, इन्फ्लेशन कूल्स। अभी हमने डिस्कस किया मिनट में कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है इन द लास्ट वन ईयर के लोएस्ट पॉइंट पहुंच गई। इसके अलावा जो फैक्ट्री आउटपुट है आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या जिसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी रिबाउंड हुआ है, अपने पिछले 5 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इन्फ्लेशन भी कूल डाउन हो रही है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। दिस विल बी फाइनल सेट ऑफ की माइक्रो इंडिकेटर्स अवेलेबल टू फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। डेफिनेटली अच्छे इंडिकेटर्स हैं तो बजट भी अच्छा आएगा, ऐसा experts का मानना। So these are the fluctuations in industrial output and price in terms of CPI. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्कीम टू सेटल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट्स ऑन कार्ड। तो यूनियन बजट 24 में गवर्नमेंट जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम फ्लोट कर सकती है, प्रपोज कर सकती है। किसके लिए? एक्सपोर्टर्स के लिए। और ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होगी एक्सपोर्टर्स के लिए कि उनके जितने भी टैक्स रिलेटेड और जो अदर टैरिफ रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर ले। जितने भी पास डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट्स को लेकर के एक्सपोर्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में, उन सबको रिजॉल्व कर दिया जाए। तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट 3 से 6 मंथ्स की विंडो के लिए प्रमोट करेगी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट के फोकस में जितने भी केसेस हैं, डिस्प्यूट हैं, एक हर्डल की तरह काम करते हैं। और अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अपकमिंग बजट में ही क्यों, अगर पिछले कुछ बजट को देखें, स्कीम्स को देखें, तो गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस रहा है एक्सपोर्ट को लेकर के, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम हो या PLI स्कीम हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम गवर्नमेंट ला सकती है स्पेशली फॉर एक्सपोर्टर्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ विंडो, जहां पर एक्सपोर्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो अपने जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको क्लीन आउट कर सकते हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट है वो भी लोअर किया जा सकता है, पेनाल्टी भी लोअर करी जा सकती है, कस्टम ड्यूटी पेमेंट जो है वो भी लोअर किए जा सकते हैं। तो अभी हालांकि फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1100 एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो MSME सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस पर्टिकुलर स्कीम से बेनिफिट हो सकते हैं। सो लेट अस सी ये स्कीम किस तरीके से डिटेल में आएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया कैन बी ग्लोबल साउथ वॉइस PM. So, offering to become the voice of the global South, India on Thursday gave a new agenda to the world on behalf of the South countries. Respond, recognize, respect, and reform. 3 to 4 hours. 4 hours, respond, recognize, respect, and reforms. तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का पहला सेशन था, 2 डे वर्चुअल समिट के पहले सेशन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के रोल को एम्फसाइज किया है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकता है, और 4R का एजेंडा दिया है, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म का। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है बेसिकली व्हेनेवर वी से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, इसका मतलब होता है कि जो डिवीजन रहा है रिसोर्स एलोकेशन को लेकर के, रिसोर्स एक्विजिशन को लेकर के, हम उसकी बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको हम रिच और एफ्लुएंट कंट्रीज मानते हैं। ग्लोबल साउथ मीन्स जो हमारे अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर समिट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने इंडिया के रोल को, इंडिया की इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई किया कि किस तरह से इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकता है, बिकॉज वर्ल्ड इज इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस वेयर द लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री दैट इज इंडिया कैन बी द वॉइस ऑफ दिस ग्लोबल साउथ, और वो प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकती है फॉर अपकमिंग एजेंडाज। तो जो 4 hours जो
गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं वो इसलिए कि रिकैलिब्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज और द डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Coal Ministry sets March target to double inventory. Days after Union Power Minister directed all the power generating companies to import up to 6% of coal for the blending. और अपकमिंग जो समर है उस आने से पहले जो कोल मिनिस्ट्री है वो ये चाह रही है कि जितनी भी इन्वेंट्री हैं वो फुलफिल हो जाएं। तो जो भी टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं फॉर कोल वो कम्युनिकेट कर दिया गया है जनरेटिंग कंपनीज को कि वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और उनको एक्ट ऑफ कॉशन भी दिया गया है कि उनको कितनी कोल कैपेसिटी मेंटेन करनी है, कितनी कोल इन्वेंट्री मेंटेन करनी है अप टू द मार्च। तो मार्च तक का टारगेट सेट कर दिया गया है कोल जनरेटिंग कंपनीज के लिए, पावर जनरेटिंग कंपनीज के लिए, और उनको बोला गया है कि मार्च तक जो भी उनकी इन्वेंट्री है उसको डबल कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपकमिंग सेशन में, जबकि गवर्नमेंट पोल के सेशन में जारी होगी, उस समय किसी भी तरह की पावर क्राइसिस जनरेट हो और वो गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल डिसएडवांटेज का काम करे। तो दिस इज द करंट स्टॉक विद गवर्नमेंट कोल कंपनीज एंड थर्मल पावर यूनिट्स इन ट्रांजिट विद थर्मल पावर यूनिट्स एंड विद कोल कंपनीज। करंट ये स्टॉक है और इन सबको डबल करने के लिए कोल मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। India US create new working group on resilient trade focus on new age issues। तो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड पॉलिसी फोरम के तहत नेगोशिएशंस हो रहा है, जहाँ पर दोनों ही कंट्रीज आपस में बैठ करके नए ट्रेड इश्यूज पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने डिस्कस भी किया कि जो प्रेफरेंशियल स्टेटस है उसकी भी डिमांड करी है जी, जनरलाइज स्टेटस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, उसके लिए भी इंडिया ने डिमांड करी है यूएस से। इसके अलावा कई सारे और भी डिस्कशन हो रहे हैं जहां पर इंडिया और यूएसए ने डिसाइड किया है दे विल क्रिएट अ वर्किंग ग्रुप ऑन रिजिलियंट ट्रेड, जिसके लिए इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट ना हो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम इट जो नए ट्रेड इश्यूज हैं जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ लेबर राइट्स, सस्टेनेबल लाइफ साइकिल, इस एरिया में भी यूएस और इंडिया साथ मिल करके काम करें। तो पीयूष गोयल और जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात करी और कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इफ you like the initiative, please share it among your network, friends and social circle. So thank you. Have a nice day.